एक टाइम ऐसा आता है कि आपका माइंड सुन्न हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। जब इतने सारे चीजें आपके साथ हो रही है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर जगह से, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हो कि बस है, ठीक है, अभी जो हो रहा है चलने दो यार, अब जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स आपके अंदर रह जाते हैं। आप ऊपर ऊपर से तो प्रिटेंड करते हो दैट आप भूल गए, लेकिन उसके जो जख्म होते हैं वो आपके अंदर ऑलवेज रहते हैं। बचपन का जख्म कि फाइनेंशियली वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो सोसाइटी का जख्म, फैमिली का जख्म, फिर आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, कुछ करना चाहते हो, एम्बिशियस हो, एंड वो भी आपका फेलियर मिलता है, तो आपको जख्म मिलता है। आज की कहानी उन जख्मों की है जो अपने दे जाते हैं, जाने अनजाने में, और साथ में जख्मों पे लगे उन मरहमों की भी है जो कुदरत अपने तरीके से लगाती है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सपनों की। ये सपने आपको कहीं भी ले जाते हैं। आंख बंद करो तो ब्रह्मांड में, कभी कभी ब्रह्मांड से भी परे, और आंख खोलो तो वहां जहां आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आज मिलेंगे सोनम अरोड़ा से, जिन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने बंबई आ गई। चलिए उनसे पूछते हैं कि आखिर मुंबई में उनके सपने कैसे पूरे हुए और उन सपनों की जर्नी क्या थी। बात करते हैं। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मेरा बॉर्न दिल्ली में हुआ था और 4th स्टैंडर्ड तक मैं दिल्ली में ही रही थी। उसके बाद पापा का बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई तो हम हरियाणा मूव कर गए, करनाल, और मेरी सारी स्कूलिंग करनाल में हुई 12th स्टैंडर्ड तक। एंड अगेन फिर से पापा के बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आने लगे, एंड देन अगेन वी शिफ्टेड टू दिल्ली। तो मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ। अब लाइफ में एक्टर बनना है, ये बात कब पता चली? ये तो किसी को भी नहीं पता होता, कि समझ नहीं आ रहा था क्या बनना है क्या नहीं बनना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि बाय बर्थ, मम्मा के जब मैं पेट से बाहर निकली थी तब से मैं एक्टर ही हूँ, क्योंकि मैं डांस बहुत अच्छा करती थी। और मम्मा मुझे 1-2 किस्से भी बताती है, अभी जब हम जाते हैं मिलने तो मम्मी बताती है कि व्हेन आई वाज वेरी यंग, बहुत छोटी थी ना, तो मम्मा को घर का काम करना होता था। उस टाइम वो स्टीरियोज नहीं चलते थे, कैसेट्स वाला उस टाइम पे तो वही आता था। तो मम्मी कहती थी कि मैं घर का जब काम करना होता था और कोई होता नहीं था तुझे संभालने के लिए, तो मैं वो डेक में कैसेट लगा देती थी और तुम बस नाचती रहती थी, माधुरी के गाने लगा दिए या किसी के भी लगा दिए, और मम्मी काम करती रहती थी। एंड जब मेरा वो कैसेट पूरा फिनिश हो जाता था, मैं डांस करती रहती थी रूम में। एंड जब वो फर्स्ट कैसेट ख़त्म हो जाता था तब मैं मम्मा के पास जाती थी, क्योंकि वो इतना ऊपर था, मुझे चेंज करना नहीं आता था, और मम्मा का ड्रेस खींचती थी और बोलती थी कि कैसेट पलट के आओ, क्योंकि अब मुझे डांस करना है। पर शायद डॉक्टर भी बनना चाहती थी आप, कहीं ना कहीं। थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अपनी मासी को देखा। मेरी मासी ऑल इंडिया में नर्स थी दिल्ली में। उनको जब बचपन में देखती थी तो मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरा पूरा फोकस 12th स्टैंडर्ड तक मैंने डॉक्टर बनने में ही लगाया कि अपनी पढ़ाई मैं मेडिकल में करूं। लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली प्रॉब्लम, घर का सिचुएशन ऐसा था कि मैं मेडिकल ले नहीं सकती थी, पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एजुकेशन कर पाती मेडिकल की। तो आई वॉज लाइक डिसअपॉइंटेड कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। बट आज मुझे रिग्रेट नहीं होता। तो बचपन में किसी को नहीं पता होता कि क्या बनना और क्या नहीं बनना। Why do you feel कि acting profession is better than any other profession? क्योंकि आप इस फील्ड में हर किसी की जर्नी को जीते हो। अपनी तो आप जीते ही जीते हो। मैं आपकी जर्नी भी जी सकती हूँ, मैं इनकी भी, मैं इस दुनिया में किसी की भी जर्नी जी सकती हूँ उसके कैरेक्टर को प्ले करके। तो एज अ ह्यूमन आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है इसी फील्ड में, कि आप कितने ह्यूमन नेचर को, लाइफ को पढ़ते हो, सीखते हो, जानते हो कि यार कितनी दुनिया कितनी सुंदर है, और लोग का जो थॉट है, परसेप्शन है, कितना अलग अलग है। यस, तो दिस इज समथिंग लाइक वेरी डिफरेंट। सो दिल्ली से बॉम्बे का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं जब हम पापा और मैं हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं इवेंट्स करती थी। मैं एक शो कर रही थी, तो वहाँ पर एक बैक डांसर एक आए थे जिन्होंने मेरा डांस देखा एंड ही सेड कि यू आर अ गुड डांसर,
आपका फेस भी अच्छा है, दैट टाइम तो आई वाज वेरी वेरी यंग, कि फेस भी अच्छा है तो क्यों ना आप टी सीरीज़ में जाके अपना ऑडिशन दे दो। 18 सेक्टर 16 या 18 में है, फिल्म सिटी दिल्ली नोएडा में। तो ऐसे मैं तो किसी को भी नहीं जानती, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। उन्होंने फिर रेफरेंस दिया और मैं गई वहाँ पर और मैंने ऑडिशन दिया एंड डायरेक्टर को मेरा लुक अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा एंड देन मैं ऐसे मेरी जर्नी वहाँ शुरू हुई। फिर 2 साल वहाँ काम करने के बाद एज अ मॉडल मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस लाइन में मुझे आगे परस्यू करना है तो आई हैव टू मूव टू मुंबई। तो फिर मैं ऐसे मुंबई आई। धीरे धीरे नाव मेरी जो बुझने लगी तो तेरे नामों की रोशनी है, तेरी कश्ती से मैंने नावा समंदर, ये तेरी रहमत मेरी ज़मीं है। मुश्किल कही है तुझसे यकी है, मुश्किल कही है बाबा तुझसे यकी है। मुंबई आने के बाद पहला धांसू ब्रेक कब मिला जिसमें ऐसा लगा हो कि बस इसके बाद तो निकल पड़ी? उस टाइम पे जब मैं आई थी तो उसके कुछ टाइम के बाद जी ज़िंदगी एक चैनल लॉन्च हुआ था जिसमें सारे पाकिस्तानी शोज़ आते थे। उसमें इंडियन 2 शो थे जिसमें से एक आधा अधूरे थे जो मुझे ऑफ़र हुआ था। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी लेकिन वो कैरेक्टर बहुत बड़ी एज का था, मतलब 10 साल का डिफरेंस था उस कैरेक्टर में। लेकिन डायरेक्टर को लग रहा था शी कैन डू इट, बट और मुझे काम भी करना था, सरवाइव भी बहुत ज़रूरी है एंड ऑफ कोर्स आपको एक ब्रेक मिल रहा है बिकॉज आप फेमस भी होना चाहते हो। तो मुझे लगा था कि आई थिंक इसके बाद मेरी निकल पड़ेगी। तो एंड उस टाइम पे फिर देन मुझे डेंगू हो गया। जब शो शुरू ही होने वाला था मुझे डेंगू हो गया और मैं वो शो मैंने मना कर दिया था कि आई कांट डू इट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो उन्होंने फिर दूसरी लड़की जब सर्च करना शुरू किया, दूसरी एक्टर उनको नहीं मिली, चैनल सेड कि आई वांट दिस गर्ल ओनली। तो फिर डायरेक्टर ने बोला कि आप ही करो, हम सेट पे आपका टेक केयर करेंगे, आप ही करो वो। मतलब वो मेरे हाथ से जाते जाते भी मुझे मिला। तो मुझे लगा था कि आई थिंक दिस इज़ द ब्रेक जो शायद मेरी लाइफ का टर्निंग ब्रेक हो सकता है आने के बाद मुंबई। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शायद अभी आई थिंक अभी और फेम पाने के लिए या यूनिवर्स मुझे और सिखाना चाहते हैं कि और सीखो, लर्निंग देना चाहते हैं कि अगर इंस्टेंट आपको फेम मिल जाएगा तो इंस्टेंट चला भी जाएगा। तो आई थिंक वो कुछ लंबे कहते हैं ना रेस का घोड़ा बनाना चाहते हैं, मे बी ये रीज़न हो सकता है। पहले काम मिलना, फिर फेम मिलना, जब तक फेम नहीं मिलता तब तक लाइफ इज़ ऑलवेज इम्बैलेंस्ड और उसकी वजह से ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट पीरियड? डिफ़िकल्ट था बहुत। आई मीन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, अच्छे मोमेंट्स भी आए। हर बार जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता था मुझे लगता था कि यार अब तो मैं निकल ही जाऊंगी, इसके बाद तो मैं निकल ही जाऊंगी, इसके बाद निकल जाऊंगी। लेकिन एक के बाद वो जो आपने ड्रीम्स सोच लेते हो ना आप किसी भी चीज़ के लिए, वो टूटते जा रहे थे। एंड मेरा इतना ब्रेकडाउन हो गया उस चीज़ में कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे बहुत सारा टाइम मोमेंट्स आए जब मुझे लगा कि अब तो मैं स्टार बन गई या तो अब मैं बहुत फेमस हो गई हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर पॉसिबल हो तो सच बताइएगा, कितनी बार आप टूटे? बहुत, जैसे बाकी लोग टूटे ऐसे मैं भी टूटी। लेकिन फिर मैं ये अच्छी बात बोलूँगी कि मेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होने के बाद ना एक टाइम ऐसा आता है कि आपका माइंड सुन्न हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। जब इतने सारे चीज़ें आपके साथ हो रही है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर जगह से, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हो कि बस है, ठीक है, अभी जो हो रहा है चलने दो यार, अब जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स आपके अंदर रह जाते हैं। आप ऊपर से तो प्रिटेंड करते हो दैट आप भूल गए, लेकिन उसके जो जख्म होते हैं वो आपके अंदर ऑलवेज रहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको डे बाय डे पोकिंग करते रहते हैं। वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे कि वो मैं फेमस नहीं हुई, मैं तो आई थी फेमस होने, मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा करना है। आप किसी और को देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो आगे बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें मुझे पोक करती थी और मैं एंजाइटी की तरफ जा रही थी, घबराहट होती थी मुझे,
मैं डलनेस आ गई थी मेरे फेस में, मैं अब चिड़चिड़ होने लग गई थी, जो कि मुझे लग रहा था कि यार ये मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, इससे मेरी हेल्थ एक्चुअली ख़राब होने लग गई थी। मैं मेरे बैग में, शूटिंग बैग में मेकअप से ज़्यादा मेडिसिन होती थी, इतनी ज़्यादा, एसिडिटी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम। मुझे लग रहा था ये अच्छा नहीं है। ऐसे कितने जख्म हैं? बहुत सारे हैं। बचपन का जख्म कि फाइनेंशियली वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, उस टाइम पे ऐसा लगता था। मैं बैक स्टोरी जाके फ्लैशबैक में आपको बताना चाहूँगी, वो जख्म लगते थे। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो सोसाइटी का जख्म, फैमिली का जख्म, चलो मुंबई चली गई, अब शादी का वक्त हो गया, शादी करनी है, तो आप फिर सर्च करने लग जाते हो एक अच्छा लड़का आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको पैम्पर करे, सेव करे, संभाले, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और फिर जब ऐसा नहीं होता, अपोजिट होता है उसका, तब आपको जख्म मिलता है। फिर आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, कुछ करना चाहते हो, एम्बिशियस हो, एंड वो भी आपका फेलियर मिलता है, तो आपको जख्म मिलता है। तो जब सारे जख्म मिल जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्म करने लगता है आपकी बॉडी में, आपको पूरी तरीके से रूइन कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बुद्धिज्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? तो अभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया था कि अब मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी, और मैंने यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करी कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, आप मुझे जो पाथ दिखाएंगे मैं उस पर चलूँगी। आप चाहेंगे कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूँगी। आप चाहेंगे कि मैं सब त्याग दूँ, सेक्रीफाइस कर दूँ, आई विल डू दैट, बट गिव मी सम सिग्नल्स। मैं वो करने के लिए तैयार। तो उन्होंने फिर मुझे सिग्नल्स दिए, ड्रीम्स में आए, मेडिटेट शुरू किया, लोग ऐसे मिलने लग गए जो मुझे इंस्पायर करने लगे मेडिटेशन के लिए, शायद वो सिग्नल्स थे, एंड ऑटोमेटिकली मैं उस पाथ पे चलने लग गई। एंड सेकंड, मैं ये भी बोलूँ कि बाय बर्थ मेरा जो नेचर है, जो आज मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं मॉन्क्स से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, उनकी लाइफस्टाइल देखती हूँ, तो ये नेचर मुझे लगता है ये मेरा बाय बर्थ है। काइंडनेस होना, कंपैशन होना, लविंग होना, केयरिंग होना, हार्म ना करना, किल ना करना, सफरिंग ना देना किसी को, ये आई थिंक बाय बर्थ था। सब कुछ छोड़ के बुद्धिज्म के पथ पे चलना, सब कुछ छूट जाने का डर नहीं लगा? आई एम फियरलेस वाली गर्ल फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो ये भी मेरे को ना चैलेंज बड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो मैं अपने रोल्स में भी ऐसे रोल्स पकड़ती हूँ जो चैलेंजिंग हो, जो किसी ने नहीं किया हो वो मुझे करना है, जो लाइफ किसी ने नहीं जी वो मुझे जीनी है। तो यहाँ से जाने का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे जाना है। कीड़ा है मेरे अंदर वो चीज़ का, मुझे जानना है क्या वो पाथ है, मुझे जानना है कि एक्टिंग छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगी। तो ये सब जानने के लिए ना, उस फियर को हटाने के लिए मैं माउंटेन्स तक गई। और वहाँ से जो मैं लेकर आई हूँ वो ऐसी चीज़ है, आई थिंक आप ये बोल सकते हो कि मैंने लिटरली अपनी आँखों से, अपनी मन की बोलो या बाहर की आँखों से, मैंने यूनिवर्स को देख लिया है वहाँ जाने के बाद। What changes Buddhism has brought to you in your life? बहुत सारे चेंजेस देखे, परसेप्शन बदल गया लाइफ को लेकर। जो एंजाइटी होती थी, मैं ये बोलूँगी मुझे ट्रुथ पता चलने लग गया अभी। व्हाट इज़ द ट्रुथ? आई मीन कैसे हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्या एक्चुअल ट्रुथ है, हम व्हाई वी आर ऑन दिस प्लैनेट, क्यों है, क्या हमारा कर्माज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें समझ आ गई। और जब आपको अवेयरनेस आने लगती है ना किसी भी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली आप स्मार्ट होने लगते हो, विजडम आने लगता है आपको, और आपको लगता है कि नहीं यार, हम अब तक जो थे वो रॉन्ग पाथ पे थे, वो हमने अपनी ही मर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी में सफरिंग लेके आए। हम बेटर भी हो सकते थे, हम उस पाथ को चूज़ नहीं भी कर सकते थे जो हमने किया, हम उस इंसान को नहीं चूज़ कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन थे, बट स्टिल हमने उसको चूज़ किया और हम अपनी लाइफ में सफरिंग लेकर आए। तो ये ज़रूर डिफरेंस मुझे समझ में आया अभी इस पाथ पे आने के बाद कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। आफ्टर गेटिंग इनटू बुद्धिज्म, मुंबई वापस आके
पहला काम कौन सा मिला था आपको? ये अभी की बात है, लॉकडाउन की बात. यस, 2 years back. बहुत डिस्टर्ब चल रही थी. मतलब मैं मेडिटेशन में आ गई थी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते भी, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करो सफरिंग होता ही होता है, एंजाइटी होता ही होता है. आप वो चेंज नहीं कर सकते, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी काम को लेकर, चीज़ों को लेकर, और दूसरों की, आप अपनी सफरिंग तो ले ही रहे हो, आप कहीं दूसरों से भी बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हो. आप बाहर जाते हो, किसी की नेगेटिव थॉट आप सुनते हो, बड़ी जल्दी आपको हिट करती है. मुझे बहुत जल्दी हिट करती थी. तो वो भी आप बाहर से लेकर आ रहे हो. तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, और पिछली कोई चीज़ें हीलिंग ही नहीं हुई थी. जो बचपन से चलता आ रहा था वो हील नहीं हुआ था. ज़रूर मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई थी, बुद्धिज़्म में आ गई थी, हीलिंग कम्प्लीटली नहीं हुई थी. तो 2 साल पहले मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ सब छोड़ छाड़ के. मेरे को रास्ता समझ नहीं आ रहा था, मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आता. एक्टिंग करूँ, पैसे कभी ख़त्म हो जाते हैं, उतने पैसे नहीं होते यहाँ पे सर्वाइवल के लिए. यू नीड लॉट्स ऑफ मनी, और वो कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता. एंड बुद्धिज़्म मुझे अट्रैक्ट कर रहा था बहुत स्ट्रांगली, कि खींच रहा था अपनी साइड. माउंटेन्स में जाओ, नेचर को देखती थी तो पागल हो जाती थी. तो मैं दिल्ली चली गई. दिल्ली गई तो मैंने यहाँ से सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया. मैं वापस दिल्ली गई. दिल्ली जाने के बाद मैं हिमाचल थोड़ा सा टाइम मैंने सोचा कि मैं अपने आप के साथ बिताऊं. इतनी 10 साल की जर्नी में मैंने अपने साथ वक्त ही कभी नहीं बिताया. नॉट 10 साल की जर्नी, आई थिंक बचपन से ही मैंने अपने साथ कभी वक्त ही नहीं बिताया. तो मुझे लगा कि शायद अब दिस इज़ द टाइम कि मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद को खो रही हूँ. दूसरों को पाने के लिए, दूसरी चीज़ों को पाने के लिए मैं खुद को खो रही हूँ. देन मैंने जो थोड़े बहुत मैंने पैसे जोड़े हुए थे, मैं शिमला चली गई, मैं मनाली चली गई, मैं हिमाचल गई, मैं पहाड़ों पर रही. 1-2 महीना मैंने खुद को अपने लिए अकेले आइसोलेटेड हो गई. और यूनिवर्स को मैंने बोला, आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं एक्टिंग फील्ड में दोबारा जाऊं, या आप चाहते हो कि मैं अपना हेड शेव करूं और मॉन्क बन जाऊं? आप जो बोलेंगे ना, आई एम रेडी टू डू इट. मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जी है. मैंने सीखा है, चेंज लाया है अपने अंदर. लोग चेंज नहीं होते, 0 से लेकर डेथ तक वो सेम रहते हैं. मैंने चेंज किया है अपने आप को, इट मीन्स मैंने लाइफ जी है. तो आप जो कहेंगे मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है. फिर उसके बाद मैं इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस दिल्ली आई, और मैंने ये यूनिवर्स में मैसेज छोड़ दिया, आप क्या चाहते हो आप मुझे बता दीजिए. एंड सडन मुझे कॉल आ गया एक वेब सीरीज़ के लिए. एंड देन मैंने जो जॉन अब्राहम एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ जो एड फिल्म की, उसका मुझे कॉल आ गया. आई केम बैक टू मुंबई, एंड देन मैंने वो शूट किया. मुझे मेरा आंसर मिल गया. यूनिवर्स चाहते थे कि तुम इसी फील्ड में काम करो. इस फील्ड में रहकर भी तुम बुद्धिज़्म फॉलो कर सकती हो, एक मॉन्क की ज़िंदगी जी सकती हो, सफरिंग से दूर रह सकती हो. सो दिस इज़ फॉर यू ओनली, दिस फील्ड, दिस आर्टिस्टिक फील्ड. शक्ति अस्तित्व एक एहसास की एक टीवी सीरियल था जिसमें आपने ट्रांसजेंडर का रोल किया था, विच इज स्टिल काउंटेड एज टीवी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर. कैसे मिला था वो रोल आपको? एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन का था, एंड ही सेड कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, आर यू ओके टू डू इट. एक थॉट आया, लोग क्या बोलेंगे. मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी नहीं रोका, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे था कि पता नहीं लोग कैसे लेंगे, शादी नहीं करेगा कोई मुझसे, क्योंकि आप सोसाइटी से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, पेरेंट्स भी आपके यही चाहते हैं. मैंने कहा करूँ या ना करूँ. फिर सेकेंड थॉट मुझे आया, छोड़ सोनम कर ले, सर्वाइवल भी ज़रूरी है, काम मिल रहा है ना, काम कर लो. तो मैंने वो हाँ बोल दिया. इट वॉज अ चैलेंजिंग रोल. उस कैरेक्टर के लिए आपने तैयारी कैसे की थी? मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैनरिज्म देखे ट्रांसजेंडर के, कैसे वो रहते हैं, उनकी जर्नी क्या है, कितने वो इमोशनल होते हैं एज अ पर्सन. वो मैंने जब देखा तो मैं और कनेक्ट हो गई. एंड फिर ऑन स्क्रीन सम मैजिक हुआ, एंड
वो रोल हिट हो गया। कितना मुश्किल होता है ऐसे कैरेक्टर को इतने लंबे टाइम तक पोर्ट्रे करना? बहुत मुश्किल था, फ्लक्चुएट होता था बहुत बार माइंड। कभी एंजाइटी आती थी, कभी हैप्पीनेस आती थी, कभी छोड़ने का भी मन करता था, क्योंकि वो 15 दिन का कैरेक्टर था, लेकिन बिकॉज ऑफ टीआरपी वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया, लोगों को पसंद आ गया कि वो 1.5-2 साल चला। बीच में मन भी किया छोड़ दूँ, बिकॉज हाय मैं क्या तो ये सब चीज़ें तो ऑफकोर्स थी, और साथ में एक मेडिटेशन था, स्पिरिचुअलिटी जर्नी थी जो इन चीज़ों से मुझे बचा के रख रही थी, एंजाइटी से, फ्लक्चुएशन माइंड से, लेकिन होता ज़रूर था फ्लक्चुएट। बट आई लव माई जॉब। मैं जब परफॉर्म करती थी, काम करती थी, बस मेरा एक ज़रूर थॉट था कि मुझे अपने काम को शिद्दत के साथ करना है, 100% मुझे अपने रोल को देना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, आई डोंट केयर। तो मैंने जब अपना काम करती थी ना, और प्योरली आप जब किसी चीज़ को करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो सराउंड्स होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इसको हम बोलते हैं। जब मुझे उससे अप्रिसिएशन मिलने लग गई चैनल से, और वो मेरे प्रोमो कट करने लग गए, पोस्टर बनाने लगे, मीम्स बनने लग गए, लोग जानने लग गए, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा मुझे अच्छा फील कराने लग गई। तो जब आप अच्छे रेल में होते हो तो आपको ये सब चीज़ें फिर फ़र्क नहीं पड़ती। ये कास्टिंग डायरेक्टर का हमेशा से टसल रहा है एक्टर्स के साथ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? इतना काम करने के बाद कैसे ट्रीट करते थे वो? अब मैंने एक फ़िल्म कर ली थी बाटला हाउस, और रंगबाज भी कर लिया था, वेब सीरीज़ अच्छी कर ली थी। उसके बाद मुझे था कि अब मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में जाऊंगी, कास्टिंग वाले जो आराम नगर में हैं उनके पास जाऊंगी, तो अरे वो तो मुझे ईजिली लाइक अटेंड करेंगे, ठीक है, तवज्जो देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑफिस में गई, कुछ जानते भी थे मुझे, मेरा काम देखा है, पहले से जानते थे क्योंकि मैं मिलती थी, ऑडिशन भी दिए हैं, बट जिस तरीके से वो अपने रवैया होता था उनका एक एक्टर को लेकर, चाहे आपने कितना भी काम कर लिया हो, लेकिन अगर आप उनकी लॉबी में नहीं हो ना, उनके ग्रुप में नहीं हो, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो वो जिस तरीके से आपको अवॉइड करके निकल जाते हैं, वो बहुत पेनफुल होता था। सो ऐसा हुआ है। रोती थी बाहर आके, ऑफिस से बाहर आके। मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ जाता था, क्योंकि उसके ज़्यादा लिंक थे, तो मैं उसको बोलती थी मेरे साथ चल, तुमको जानते हैं तो तुम चलोगे साथ में, मुझे एक हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगा। तो बाहर आके रोती थी मैं उसके आगे कि यार ऐसा बिहेव किया। मैं अब आज के बाद, लॉकडाउन से पहले गई थी, उसके बाद मैं किसी के ऑफिस में नहीं गई। मैंने ये सोच लिया था जिसको काम देना होगा देगा, मेरा टैलेंट कोई रोक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वाओ व्हाट अ लवली लाइन। तो ये मैंने जब सोच लिया था, एंड देन फिर उसके बाद मैं कभी नहीं गई। बहुत भाव खाते हैं लोग कभी कभी। अगर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं जानता होता कि ये सोनम ही कर सकती है, तो वो मुझे कॉल कैसे करते? कॉल भी तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने ही किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि यही कर सकती है वो रोल। इट मीन्स वो मेरे कैलिबर को ऑलरेडी जानते हैं। जब ये चीज़ें मेरे साथ होने लग गई ना, मैं बूस्ट होने लग गई, और करेज, और बोलूँगी कि स्ट्रेंथ मिलने लग गई मुझे कि कास्टिंग डायरेक्टर ऑलरेडी नो कि शी कैन डू दिस टाइप ऑफ रोल। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मैं अब हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, नेगेटिवली मैं नहीं लेती। पहले गुस्सा आता था, अभी नहीं आता, अब मैं ब्लेस कर देती हूँ सबको। ट्रांसजेंडर कैरेक्टर करते करते आपको उनके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पता चला होगा। बहुत सारी चीज़ें पता चली। बचपन में ना, जब मैं बहुत छोटी थी, तो हमारी गली में, स्ट्रीट में जो आते थे, किन्नर्स आते थे, पैसे मांगने आते थे घर घर में, या कोई बच्चा हो गया तभी। बहुत छोटी थी, बहुत डरते थे हम उनसे। तो दादी भी बोलती थी हाय इनके पास नहीं जाना, ऐसे ऐसे बोलती थी। फिर उसके बाद मैं इस शूट के दौरान बहुत सारे ट्रांसजेंडर से मिली। सारे जो और लोग प्ले कर रहे थे वो रियल ट्रांसजेंडर थे, एक दो को छोड़कर। जब उनके साथ बैठती थी, मैंने कोई एटीट्यूड थ्रो नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपना डर निकालना था, जो फियर बचपन का था ना, जो दादी ने बोला था या बाकी लोग बोलते थे, वो फियर मुझे निकालना था। मैंने सोचा, मुझे वो क्यूरियस था, क्यों बोलते हैं, डरो इनसे। मैं उनके साथ बैठी, खाना खाया, बातें की, क्योंकि मुझे अपने कैरेक्टर को भी और ज़्यादा ब्यूटीफुली करना था और इंटेंस करना था। तो मैंने उनसे बातें की। धीरे धीरे जाना कि अरे वो बहुत लवली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं,
आप उनसे बात करो, उनके अंदर कितनी कहानियां हैं। हम ये बोलते रहते हैं हमको इसने ऐसे कर दिया, हमको उसने वैसे कर दिया, ये हम सफरिंग हो रहा है, ये रिजेक्शन मिल रहा है। उनको तो सोसाइटी ने रिजेक्ट किया है, हमें एटलीस्ट सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। उन्हें तो सोसाइटी, फैमिली, जॉब कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करता, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। कैसे वो कितनी मेहनत करके सर्वाइवल करते हैं, फिर वो उनको दूसरे रास्ते चूज करने पड़ते हैं। हम रिजेक्शन से डरते हैं, उनको तो रिजेक्शन और ओनली रिजेक्शन मिलता है। तो हमको सीखना चाहिए उनसे। तो देखा आपने, ब्रह्मांड में किया हुआ कोई भी काम ज़ाया नहीं जाता। आप अपने लिए वक्त निकालिए, कंक्रीट के जंगल से बाहर निकलिए और कुदरत के बीच में जाइए। आपके सपने पूरे करने की नींव वहीं डलेगी, क्योंकि कुदरत जख्म नहीं देती, मरहम लगाती है। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद।